तो ये चल रहा है आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का क्लास, जो एलपी और टेक्नीशियन CBT 2 के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर कौन सा है। तो आज का चैप्टर आपका 3 फेज मोटर्स। क्या है? 3 फेज मोटर, और इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस हैं जो हम लोग लेने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का क्या क्या क्वेश्चंस है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है, वह ऐसी धारा स्थापित करने का प्रयास करता है जो उस गति अथवा चुंबकीय पुंज परिवर्तन का विरोध करती है, जिसके कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ है। यह नियम कहलाता है। देखो, बहुत बड़ा डेफिनेशन है, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ से आंसर बताना है क्या है। आपको एक नियम का पूरा डेफिनेशन दिया हुआ है, पूरा फंक्शन दिया हुआ है कि क्या होता है, और आपको ये बताना है कि वो कौन सा नियम है। फिर से आप एक बार पढ़ के देखो कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है उसकी दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह ऐसी धारा स्थापित करने का प्रयास करती है, यानी इस तरह का करंट वो प्रोड्यूस करती है जो उस गति अथवा चुंबकीय पुंज परिवर्तन का विरोध करती है। यानी जो ईएमएफ का गति है उसका और आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका, इस दोनों में जो चेंजेस आते हैं उसका विरोध करती है, जिसके कारण से विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है ये किसका नियम है, कौन सा नियम है। तो ये है लेंस का नियम। आप इसको अच्छे से याद कर लो कि लेंस का नियम क्या है। अगला क्वेश्चन है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में उत्पन्न, स्टेटर नहीं है, स्टार्टर है, ठीक है, स्टार्टर में उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र डैश पर गतिमान होता है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टर में उत्पन्न हुए चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड डैश पर गतिमान होता है। किस पर गतिमान होता है? ये होता है तुल्यकालिक गति पर। तुल्यकालिक गति पर यह गतिमान होती है, जो 3 फेज मोटर का स्टार्टर में जो भी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। जिस मोटर को सबसे कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है वह है, यानी वह कौन सा मोटर है जिसको सबसे कम मेंटेनेंस का जरूरत पड़ता है। तो कौन सा ऐसा मोटर है? वो है आपका स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। कौन सा है? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। ये एक ऐसा मोटर है जिसको सबसे कम मेंटेनेंस चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई 3 फेज मोटर केवल 2 फेज पर प्रचालित किए जाए तो यह प्रक्रिया सिंगल फेजिंग कहलाती है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही क्वेश्चन से याद रखना है कि अगर आप 3 फेज मोटर को सिर्फ 2 फेज में प्रचालित करते हो तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सिंगल फेजिंग प्रक्रिया। ठीक है, इस प्रक्रिया से मोटर अंततः क्या हो सकता है? अगर इस तरह का आप स्टेप्स लेते हो तो मोटर अंततः क्या हो सकता है? यह लोड उठाने में असक्षम हो सकती है, यानी लोड नहीं उठाएगी। लास्टली जो इस तरह का इसमें कंडीशन बन सकता है वो है कि लोड ही नहीं उठा पाएगी अंतिम जाने तक। अगला क्वेश्चन है कि 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की रनिंग घूर्णन गति होती है। तो 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर जो सबसे कम मेंटेनेंस वाला मोटर है उसका जो रनिंग घूर्णन गति है वह क्या है? आरपीएम क्या है उसका? तो क्या है उसका? वह है तुल्यकालिक गति से कम। जो भी उसका तुल्यकालिक गति है उससे उसका रनिंग घूर्णन गति कम होता है। किसका? 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का। अगला क्वेश्चन है कि प्रेरण मोटर में विकसित होने वाला घुमाव बल समानुपाती होता है। जो इंड्यूस्ड मोटर है, इंडक्शन मोटर है, उसमें विकसित होने वाला घुमाव बल, जो उसमें टर्निंग फोर्स है, वह किसके इक्विवेलेंट होता है? किसके प्रोपोर्शनल होता है? किसके प्रोपोर्शनल होता है? वो होता है स्रोत के वोल्टता के स्क्वायर के बराबर। सॉरी, प्रोपोर्शनल स्रोत का, यानी जो भी सोर्स का वोल्टेज है उसका स्क्वायर करोगे तब जो प्रेरण मोटर है यानी इंडक्शन मोटर है उसमें विकसित होने वाला घुमाव बल उसके प्रोपोर्शनल में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्लिप रिंग प्रेरण मोटर की रोटर कुंडलन को प्रतिरोधक से जोड़ने का उद्देश्य क्या है? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, इसका जो रोटर कॉइल होता है उसको एक रजिस्टर से जोड़ा जाता है। इसका कारण क्या है? रजिस्टर से जोड़ने का कारण क्या है? इसका कारण है स्टार्टिंग धारा की समाप्ति करके स्टार्टिंग घुमाव बल को बढ़ाना। ठीक है, स्टार्टिंग धारा को
सॉरी समाप्ति नहीं, सीमित करके, यानी जो भी आपका स्टार्टिंग करंट है उसको मिनिमाइज करके स्टार्टिंग घुमाव को बढ़ाना, इस कारण से उसमें जोड़ा जाता है क्या, एक रेजिस्टर जोड़ा जाता है रोटर कॉइल में, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के रोटर कॉइल में। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक 4 ध्रुवीय एसी मशीन में कुल विद्युतीय डिग्री निम्न में से बराबर होंगे। एक 4 ध्रुवीय यानी पोल एसी मशीन है, पोलर एसी मशीन है, तो उसमें कुल जो विद्युतीय डिग्री होगा वह किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, वह होगा 720 डिग्री के बराबर। किसके बराबर होगा, 720 डिग्री के बराबर, अगर वह 4 पोलर एसी मशीन है तो। अब देखो यहां से आपको दो चीजें याद रखनी है, एक होता है मैकेनिकल एंगल और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल एंगल। क्या होता है, मैकेनिकल एंगल और इलेक्ट्रिकल एंगल। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा था इलेक्ट्रिकल एंगल। तो मैकेनिकल एंगल क्या होता है, देखो अगर मान लो सबसे पहले हम लोग लेते हैं टू पोल आपका अल्टरनेटर है, तो उस केस में क्या होगा, या 2 पोल एसी है तो उस केस में क्या होगा, देखो 2 पोल है यानी एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। तो एक नॉर्थ पोल हुआ यानी 90 ये, एक साउथ पोल हुआ 90 ये, यानी 2 पोल के लिए कितना हो जाएगा, 180 होगा ना। ठीक है, अब अगर 4 पोल है, 4 पोल है, तो 4 पोल में क्या हो जाता है, 2 नॉर्थ पोल और 2 साउथ पोल, यानी टोटल जो होगा 180 ये 180 ये, यानी ये हो गया 360। ये हो जाएगा आपका मैकेनिकल एंगल। आप इसको ध्यान से देख लेना, ये हो जाएगा मैकेनिकल एंगल। तो जितना पोल है उस हिसाब से आप 90 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका मैकेनिकल एंगल निकल जाएगा। और अगर आपको इलेक्ट्रिकल एंगल निकालना है तो आप क्या करोगे, मैकेनिकल एंगल, ठीक है, मैकेनिकल एंगल इनटू पोल बाय 2, ये हमेशा पोल बाय 2 होता है। मैकेनिकल एंगल इनटू पोल बाय 2 यानी नंबर ऑफ पोल्स बाय 2, ये होता है आपका इलेक्ट्रिकल एंगल। तो मैकेनिकल एंगल में हम लोगों ने 4 पोल के लिए क्या निकाला था, ये निकाला 360, और पोलों की संख्या है 4 बाय 2 करोगे ये हो जाएगा 2 यानी 720। ठीक है, आपको समझ में आई। ठीक है, इसीलिए हम लोग ने पहले ही आंसर लिया कि हमारा जो 4 पोल के लिए इलेक्ट्रिकल एंगल होगा वो कितना होगा, वो होगा 720 डिग्री। तो दोनों के यहां से आप अच्छे से याद रख लो, मैकेनिकल एंगल अगर पूछा जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एंगल पूछा जाएगा तो क्या होगा। एक और चीज आप याद रखना, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने पोल्स वाले अल्टरनेटर के लिए मैकेनिकल एंगल, ठीक है, इक्वल होता है इलेक्ट्रिकल एंगल के। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसके लिए रटना नहीं है। आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एंगल, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, इलेक्ट्रिकल एंगल इक्वल टू पोल्स बाय 2 इंटू मैकेनिकल एंगल। ठीक है, अब यहां से अगर दोनों को बराबर चाहिए तो आपको पोल्स 2 रखना होगा, यानी अब आपको समझ में आ गया कि 2 पोल अल्टरनेटर के लिए क्या होता है, 2 पोल के लिए यानी 2 पोल का जब भी होगा तब उसका मैकेनिकल एंगल और इलेक्ट्रिकल एंगल हमेशा समान होगा। तो आप इसको यहां से याद रख लो। और आपका आंसर वहां पे क्या था, क्वेश्चन पे ये था 720 एंगल। आप एक बार फिर से इसको मैच कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में प्रयुक्त तीनों वाइंडिंग का संयोजन सामान्यतः होता है। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो होता है उसके तीनों वाइंडिंग्स का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन किस तरह का होता है, तो किस तरह का होता है, वो होता है स्टार संयोजन। कौन सा होता है, स्टार कॉम्बिनेशन। आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो होता है उसका तीनों जो वाइंडिंग है वह स्टार कॉम्बिनेशन में कंबाइन किया हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के रोटर में से यदि 2 रोटर छड़ें खुल जाए तो क्या होगा। क्या बोला जा रहा है, एक स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है, ठीक है, और उसके रोटर में से अगर 2 रोटर छड़ें खुल जाए तो रोटर क्या होगा, रोटर पे क्या असर पड़ेगा, तो रोटर बहुत कम चाल पर शोर के साथ चलेगा। आप इसको अच्छे से याद रख लो, क्या है कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है और उसके रोटरों में से 2 रोटर छड़ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, तो क्या होता है, तो होता है कि जो रोटर है वह बहुत अधिक शोर करने लगेगा और उसका स्पीड बहुत कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टार्टर उपयोग किया जाता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टार्ट, अभी ऊपर भी हम लोगों ने देखा था इस तरह, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, अब फिर से हम लोग देख रहे हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टार्टर उपयोग किया जाता है। तो कौन सा स्टार्टर या किस तरह का स्टार्टर यूज किया जाता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में, तो ये क्या जाता है, रोटर प्रतिरोध स्टार्टर यानी रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
कि यदि इंडक्शन मोटर पर पूर्ण भार से अधिक भार डाल दिया जाए तो इसकी स्लिप बढ़ने के साथ साथ क्या होगा। फिर से आप क्वेश्चन एक बार देख लो कि बोला जा रहा है कि आपने इंडक्शन मोटर यूज किया है और उसको ओवरलोड कर दिया है। ओवरलोड करने के बाद इस ऐसे सिचुएशन में तो उसके स्लिप तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और उसके स्लिप बढ़ने के साथ साथ धारा घटता जाएगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट वह घटता जाएगा। यदि इंडक्शन मोटर पर पूर्ण भार से अधिक भार डाल दिया जाए तो इसकी स्लिप बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, धारा भी बढ़ता जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका कि चित्र में प्रदर्शित प्रेरण मोटर यानी इंडक्शन मोटर के अंतिम भागों को अंकित भागों को उनके दिए गए नामों से सुमेलित कीजिए। यानी जो आपको मोटर दिया हुआ इंडक्शन मोटर, उसमें जो भी पार्ट्स आपको शो किए हुए हैं उस पार्ट्स को आपको मैच करना है उसके सही नाम से। तो देखो ए बी सी और डी ये सारा आपका 4 पार्ट्स है, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहले देखो, मैं सबसे पहले सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर है सी। क्या है सही आंसर? सी। चलिए अब मैच करके देखते हैं। आपका पहला क्या है? पहला था आपका यहाँ पे ये वाला, ये पोर्शन आपका है ए। ये क्या है? ए है 3 फेज वाइंडिंग, 3 फेज वाइंडिंग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? 3 फेज वाइंडिंग। आप अच्छे से इसको देख लो, ये यहाँ पे इस वाले पोर्शन को बोला जाता है 3 फेज वाइंडिंग, ठीक है। इसके बाद आपका था बी। बी देखो कहाँ है? बी है यहाँ पे, ये अंदर आके यहाँ पे है बी। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है स्टेटर कोर, ठीक है। ये जो आपका है इसको क्या बोलता है? स्टेटर नहीं, ये स्टार्टर है। बार बार स्टार्टर को ये स्टेटर लिख दे रहा है, ठीक है। स्टार्टर कोर। तो स्टार्टर कोर आपका जो बी ऑप्शन है वो है स्टार्टर कोर। क्या है वो है स्टार्टर कोर। और एक और चीज इस जगह है, इस जगह 2 चीजें आपको इंगित किया हुआ है। इसमें देखो 4 और 5 ये दोनों है, और पटलित स्टील कोर इस जगह से ये दोनों कोर है, ठीक है। स्टार्टर कोर जो होता है और वह पटलित स्टील कोर होता है। तो आपको 2 ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए आपका ये दोनों हो गया, ये बी वाला पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे आप इसको देख लो, ये बी वाला पोर्शन आपका स्टार्टर कोर और पटलित स्टील कोर दोनों एक ही है, तो ये दोनों हो गया आपका यहाँ पे। और उसके बाद सी आपका ये कवरिंग वाला व्हाइट वाला जो पोर्शन दिख रहा है सी, ये क्या है? ये है आपका योक। क्या है ये? योक या फ्रेम, इसको जिसको बोलते हैं फ्रेम में जहां पे वाइंडिंग किया हुआ होता है, ठीक है, योक या फ्रेम। और चौथा जो आपका था यानी डी जो था, वो ये वाला जो आपको कट वाला पार्ट दिख रहा है फ्रेम में, ये कौन सा पार्ट है? ये आपका टर्मिनल बॉक्स, ठीक है। कौन सा पार्ट है? ये टर्मिनल बॉक्स। तो आपको चारों क्लियर हो गया? चारों कौन कौन सा है? तो पहला है आपका ए ऑप्शन, ये है आपका 3 फेज वाइंडिंग। उसके बाद है बी, ये आपका स्टार्टर कोर या पटलित स्टील कोर। उसके बाद है सी, जिसको हम लोग बोलते हैं योक या फ्रेम। और डी जो है, ये जो योक या फ्रेम में जो एक प्लेट कटा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टर्मिनल बॉक्स, ठीक है। तो ये था आपका इंडक्शन मोटर का चारों पार्ट जो यहाँ पे शो किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि 3 फेज मोटर पर एक कलायन का क्या प्रभाव होगा यदि वह मोटर के प्रवर्तन के समय घटित होता है। यानी मोटर का जो रिफ्लेक्शन है उस टाइम में अगर एक कलायन घटित होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वह प्रवर्तन से चूकेगी या स्तंभित होगी। क्या होगा? वह या तो प्रवर्तन से चूकेगी या स्तंभित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक 3 फेज मोटर के चलते समय यदि एक फेज फेल हो जाता है तो मोटर के कार्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 3 फेज मोटर है और चलते समय एक फेज उसका फेल हो जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। 2 फेज पर चलता रहेगा पर लोड नहीं लेगा, ठीक है। 2 फेज पर मोटर चलता रहेगा पर कोई लोड नहीं लेगा अगर 3 फेज मोटर के साथ इस तरह का कंडीशन बनता है तो। अगला क्वेश्चन है कि आपको एक 3 फेज मोटर की दक्षता निश्चित करनी है। आप 6 किलोवाट की विद्युत निवेश शक्ति, 4.8 किलोवाट की यांत्रिक शक्ति का मापन कर रहे हैं। क्या बोला जा रहा है कि आपको 3 फेज मोटर की दक्षता निश्चित करनी है, यानी एफिशिएंसी निकालना है। और आप 6 किलोवाट विद्युत निवेश शक्ति और 4.8 किलोवाट यांत्रिक शक्ति। देखो आप 6 किलोवाट क्या निकाल रहे हो? आप निकाल रहे हो इलेक्ट्रिक निवेश शक्ति, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर। और 4.8 किलोवाट जो है वो यांत्रिक शक्ति यानी मैकेनिकल पावर आपको मिल रहा है। तो आप उसका एफिशिएंसी निकाल के दिखाओ। एफिशिएंसी निकालना है आपको, इजी है,
ठीक है। सबसे पहले मैं क्या बोलता हूं कि जब भी आप न्यूमेरिकल्स बनाओ, आपको क्या दिया हुआ है वो आपको क्लियर रहना चाहिए, और आप किस तरह से यूज करोगे वो आपको क्लियर रहना चाहिए। यहाँ तो ये सिंपल सा केस है, आप आसानी से बना सकते हो कि 3 फेज मोटर का एफिशिएंसी जो होता है वो होता है पी आउट अपॉन पी इन। सिंपल सा केस है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। पी आउट अपॉन पी इन, ठीक है, ये होता है आपका एफिशिएंसी। अच्छा, एफिशिएंसी को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, इस तरह से, ठीक है, आप इसको याद रखना। कहीं पे आपको डायरेक्ट ये शेप दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा, तो एफिशिएंसी को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। तो एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, पी आउट अपॉन पी इन, यानी पावर आउट अपॉन पावर इन। और पावर आउट यहाँ पे कितना है, ये 4.8, और पावर इन कितना है, ये 6, यानी इसका एफिशिएंसी हो गया 0.8। ये क्लियर है वो आपको? सिंपल सा केस है, इसमें कोई आपको दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है कि पी आउट अपॉन पी इन, यही होता है कि एफिशिएंसी किसी भी मोटर का, 3 फेज मोटर का। और यहाँ पे आपका पी आउट है 4.8 और पी इन है 6, इसीलिए आपका एफिशिएंसी हो जाएगा 0.8, और ये है ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी प्रेरित मोटर की समकालिक चाल डैश की चाल को इंगित करता है। किसी भी इंडक्शन मोटर का जो समकालिक चाल होता है वह किसकी चाल को इंगित करता है? किसकी चाल को इंगित करता है? वह करता है घूर्णनीय चुंबकीय क्षेत्र के चाल को। किसको? घूर्णनीय चुंबकीय क्षेत्र के चाल को किसी भी इंडक्शन मोटर का समकालिक चाल डिनोट करता है। अगला क्वेश्चन आपका कि किसी प्रेरण मोटर की स्लिप को परिकलित करें यदि इसमें 4 ध्रुव 50 हर्ट्ज 400 चक्र प्रति मिनट रोटर चल रहा है। तो क्या बोला जा रहा है कि आपको किसी इंडक्शन मोटर का स्लिप को परिकलित करना है, ठीक है। स्लिप, हमेशा स्लिप क्या होता है, स्लिप परसेंटेज में निकलता है, तो आपको स्लिप परसेंटेज को परिकलित करना है, यानी निकालना है। यदि इसमें 4 पोल हो, ठीक है, 50 हर्ट्ज और 400 चक्र प्रति मिनट यानी 400 आरपीएम पे रोटर चल रहा हो, तो इसका जो स्लिप परसेंटेज होगा वो कितना होगा। देखो, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना होगा। तो आप सबसे पहले स्लिप परसेंटेज का फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। ये क्या होता है, ये होता है S% इक्वल्स NS माइनस NR अपॉन NS, ठीक है, इंटू 100। अभी मैं आपको सब चीज बताता हूँ, NS क्या है, NR क्या है, ठीक है। तो अगर आपको NS पता हो, NR पता हो, और आप इसका परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हो, तब किसका, स्लिप परसेंटेज। यहाँ पे NS क्या है, आपका NS जो है वह है स्टार्टर का गति, और NR जो है वह है आपका रोटर का गति, ठीक है। NR, R से मैंने रिप्रेजेंट किया है रोटर को, और S से रिप्रेजेंट किया मैंने स्टार्टर को। N देखो, स्पीड हम लोग यहाँ पे इसलिए N से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि आपका क्या होता है स्पीड, RPM, रिवॉल्यूशन पर मिनट, इसलिए मैंने N से रिप्रेजेंट कर दिया। तो NR और NS ये क्लियर हो गया क्या है। अब आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, मैं बार बार यही बोलता हूँ, दिया हुआ क्या है सबसे पहले वो लिखो। तो देखो, अपने पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ पोल्स, 4 पोल है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और 400 चक्र प्रति मिनट रोटर चल रहा है, यानी NR है आपका, ठीक है, यानी रोटर का स्पीड दिया हुआ है। अब आपको पता है कि अगर उसका स्लिप परसेंटेज निकालना है तो आपको NS चाहिए, यानी स्टार्टर का स्पीड चाहिए, जो आपके पास है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको स्टार्टर का स्पीड पहले निकालना पड़ेगा, फिर आप फॉर्मूला अप्लाई करके स्लिप परसेंटेज निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, सबसे पहले हम लोग को निकालना है आपके स्टार्टर का जो स्पीड है वो। तो हम लोग एक बार नोट डाउन करके रख लेते हैं हमारे पास डाटा क्या क्या है। तो हमारे पास डाटा यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है पोल्स P इक्वल टू 4, इसके बाद दिया हुआ है रोटर का स्पीड यानी NR दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 400 RPM, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी है आपका 50 हर्ट्ज, बस इतना ही चीज़ दिया हुआ है आपको, 50 हर्ट्ज। अब आप यहाँ से स्टार्टर का स्पीड निकालोगे, यानी NS निकालोगे। NS का फॉर्मूला भी आप नोट डाउन कर लो, ये क्या होता है, ये होता है 120 गुने F अपॉन P। क्या होता है, 120 गुने F अपॉन P। F है आपका फ्रीक्वेंसी, 120 आप एंगल वहां से लेते हो, और फिर P नंबर ऑफ पोल्स। तो यहाँ से NS क्या निकल जाएगा आपका, NS निकल जाएगा 120 गुने
एफ था फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हम लोग का 50 हर्ट्ज था, अपॉन पी, पी क्या है आपका नंबर ऑफ पोल्स, तो यहाँ पे पी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा ये हो गया 30, तो आपका क्या हो जाएगा NS तो निकला, ये निकला 1500 RPM, क्या निकला 1500 RPM। अब आप स्लीप परसेंटेज निकाल लो। स्लीप परसेंटेज क्या होता है, NS माइनस NR, NS माइनस NR, NS कितना है हमारे पास, NS है 1500 और NR कितना है, NR है आपका दिया हुआ क्वेश्चन में 400 अपॉन क्या होता है NS, NS यानी 1500 और यहाँ पे इंटू 100 ये होता है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपका क्या हो जाएगा एस परसेंट हो जाएगा आपका टोटल, जब आप 1500 में 400 माइनस करोगे तो ये हो गया 1100 अपॉन फिर 1500 इंटू 100, तो इसको आप कटा दो और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये निकलेगा 73.34, क्या निकलेगा 73.34%, ये आपका निकला क्या, ये निकला स्लीप परसेंटेज। तो आप यहाँ से थोड़ा सा फॉर्मूला, दो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बताया, आप इन दोनों फॉर्मूला को याद रखना ताकि आपका ये क्वेश्चन आसानी से बन जाए, ठीक है। तो देखो आपका ऑप्शन ए जो है यह 73.3%, यानी आपका यही है सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किसी एकल फेज मोटर में घूर्णनीय चुंबकीय क्षेत्र डैश के कोण पर परिस्थापित होता है। किसी भी सिंगल फेज मोटर में उसका जो घूर्णनीय चुंबकीय क्षेत्र है यानी रोटेटरी मैग्नेटिक फील्ड है, वह कितने डिग्री एंगल के कोण पर प्रतिस्थापित होता है, तो वह हमेशा होता है 120 डिग्री के कोण पे। कितने पे, 120 डिग्री के कोण पे हमेशा वह प्रतिस्थापित होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी एकल फेज मोटर में ये तो हो गया। लोड के लिए उपयुक्त मोटर जहां अचर चाल की जरूरत होती है वह है डैश। क्या बोला जा रहा है, लोड के लिए उपयुक्त मोटर जहां अचर चाल की जरूरत है यानी कांस्टेंट स्पीड की जरूरत है, तो वह कौन सा मोटर है, किस तरह का मोटर वहां पे हम लोग यूज करते हैं। किस तरह का मोटर करते हैं, वह करते हैं इंडक्शन मोटर यानी प्रेरण मोटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि ध्रुवों की संख्या P है तथा आवृत्ति F है तो सिंक्रोनस चाल NS डैश द्वारा लिखा जाता है। जो हम लोगों ने अभी स्टार्टर का गति लिखा था वही आपका है सिंक्रोनस चाल, ठीक है। तो NS आप कैसे निकालते हो, अगर आपको ध्रुवों की संख्या दी हुई है और आपको आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो आप सिंक्रोनस चाल यानी NS कैसे निकालते हो, तो आप सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज करते हो जो मैंने आपको अभी बताया था सॉल्व करने के टाइम में। वो क्या होता है, वो होता है 120 इंटू F अपॉन P, ये होता है आपका NS, यानी या तो आप स्टार्टर का गति बोल सकते हो इसको या सिंक्रोनस चाल बोल सकते हो, सिंक्रोनस गति बोल सकते हो। तो आपका सही ऑप्शन है बी 120F अपॉन P, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टार्टर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डैश पर गति करती है। किसी भी 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टर में जो भी चुंबकीय फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होते हैं वह डैश पर गति करती है। तो वह किस पर गति करती है, तो वह गति करती है सिंक्रोनस चाल पर। अब ये मैंने आपको बताया था स्टार्टर का गति किस पर गति करती है, सिंक्रोनस चाल पर। तो या तो आप सिंक्रोनस चाल लिख लो या स्टार्टर का गति लिख लो, वो दोनों बराबर ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 फेज प्रेरण मोटर द्वारा उत्पन्न बल आघूर्ण का परिमाण डैश है। 3 फेज प्रेरण मोटर द्वारा उत्पन्न बल आघूर्ण यानी जो टॉर्क होता है, ठीक है, उसका परिमाण डैश है। उसका परिमाण क्या होता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप यहां से इसको याद रखना कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है K फाई SIR cos फाई। क्या होता है, K फाई SIR cos फाई। तो यहाँ जो आपका ये K है, ये K क्या है, K कांस्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद जो आप फाई देख रहे हो, ये फाई क्या है, ये फाई है फ्लक्स प्रति स्टार्टर पोल। क्या है, फ्लक्स प्रति स्टार्टर पोल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। और ये फाई S इसलिए S आपका स्टार्टर पोल से इसलिए S। और इसके बाद है IR, तो IR से हम लोग डिनोट करते हैं आपके रोटेटर के धारा, रोटेटर के इलेक्ट्रिसिटी यानी रोटेटर के करंट को। और कॉस फाई जो है, कॉस फाई है रोटर परिपथ के शक्ति गुणांक। क्या है, रोटर परिपथ का शक्ति गुणांक। तो सब चीज का नाम क्या क्या है, रिप्रेजेंटेशन किस किस चीज से है, आप इसको भी याद रखना। K तो कांस्टेंट हमेशा होता है,
और ये फाई जो है, फाई आपका क्या है, यह है फ्लक्स प्रति स्टार्टर पोल, इसलिए फाई एस यहाँ लिखा हुआ है। और इसके बाद आपका आता है आई आर, तो आई आर है रोटेटर का करंट, और कॉस फाई रिप्रेजेंट करता है रोटर परिपथ के शक्ति गुणन को। ठीक है, तो आप इसको याद रखना, आपका सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है आपका कि 3 HP से अधिक क्षमता वाली प्रेरण मोटर को सीधे लाइन से चलाने की सलाह नहीं दी जाती है, क्यों? अगर 3 HP से अधिक क्षमता वाला आपका इंडक्शन मोटर हो तो उसको सीधे लाइन से चलाने की सलाह नहीं दी जाती है। क्यों नहीं दी जाती है, उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि मोटर अपने फुल लोड धारा से 5 से 7 गुना अधिक लेती है। ठीक है, इसलिए आप उसको स्टार्टर से कनेक्ट करो और फिर अच्छे से चलाओ। अगर आप डायरेक्ट उसको कनेक्ट कर दोगे तो वह क्या है, फुल लोड धारा से 5 से 7 गुना अधिक लेती है। जितना उसको जरूरी है उससे 5 से 7 गुना अधिक वह धारा लेती है अगर 3 HP से अधिक वाली क्षमता वाली मोटर है तो। और अगला क्वेश्चन और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है कि संलग्न चित्र में एक 3 फेज मोटर का गति टॉर्क वक्र दिया हुआ है, मोटर का प्रारंभिक टॉर्क क्या है? क्या बोला जा रहा है, ये एक 3 फेज मोटर का आपको दिया हुआ है गति टॉर्क, ठीक है, यानी स्पीड टॉर्क दिया हुआ है, और इस ग्राफ में आपको ये बताना है कि मोटर का प्रारंभिक यानी इनिशियल टॉर्क क्या है। तो इनिशियल टॉर्क क्या है, इसमें है इनिशियल टॉर्क, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, आपका यहां से चालू हुआ है तो इनिशियल टॉर्क 1 हो गया, इसमें क्या है, और फाइनल टॉर्क 4 है। ठीक है, तो इनिशियल टॉर्क है 1। कभी कभी इतने सिंपल क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इनिशियल टॉर्क क्या है, आप कंफ्यूज होते रहोगे और फिर छोड़ दोगे, तो इनिशियल टॉर्क है 1। तो ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन बस इतना ही। अभी हो सकता है थोड़ा सा आपको आवाज में प्रॉब्लम आया हो, क्योंकि अभी हमको थोड़ा सा सर्दी का प्रॉब्लम है, इसी कारण से नाक बंद हो जाता है, तो थोड़ा सा आवाज में हो सकता है प्रॉब्लम हो। ठीक है, नाक के बल आपको लगता हो कि मैं नाक के बल बोल रहा हूँ, कोई नहीं, चलो आपका क्लास कंटिन्यू है। बस कुछ भी हो, मैं क्लास को अभी देखो बाहर में था, फिर भी मैं कोशिश कर रहा था कि आपका क्लास आए, नहीं आ पाया तो फिर एक दिन इधर ऑफ रहा आपका सैटरडे को, नहीं तो ये भी क्लास आता। चलिए इसके अगले पार्ट में फिर से मिलते हैं, एक क्लास का और होगा, उसके बाद ये क्लास ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे सिंगल फेज मोटर। अभी 3 फेज मोटर बहुत सारे स्टूडेंट ने डिमांड किया था कि सर 3 फेज मोटर जल्दी से उसका क्वेश्चन ले लो, तो 3 फेज मोटर का क्वेश्चन हम लोगों ने लिया। ठीक है, एक और क्लास में लेंगे, उसके बाद सिंगल फेज पे चलेंगे। ठीक है, चलिए फिर से मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।